नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मत शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देख रहे हैं और इसमें मुख्यतः हम हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में कुछ जानकारी ले रहे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, विगत वीडियो से हम प्रश्न देख रहे हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन करते हुए इससे संबंधित प्रमुख मतों की समीक्षा कीजिए। तो ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न में देखिए, जो विगत वीडियो में हमने जॉर्ज ग्रियर्सन किस प्रकार से हिंदी साहित्य का उद्भव हुआ, हिंदी साहित्य के इतिहास की जो लेखन परंपरा है उसको किस प्रकार से लिखा गया, तो उस संबंध में हम जानकारी ले रहे थे। गारसा दत्तासी से लेकर के शिव सिंह सेंगर और डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जी का जो मत है वो हमने पढ़ा और इसके बाद में जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने जो काल विभाजन किया और उसकी क्या समीक्षा थी, इस संदर्भ में हमने जानकारी ली। अब हम और इसके बाद में हमने पढ़ा था मिस्र बंधुओं द्वारा दिया गया काल विभाजन। तो मिस्र बंधुओं का जो काल विभाजन था वो हमने कल थोड़ा देखा। आगे मिस्र बिंदुओं का जो काल विभाजन है उसकी समीक्षा और उसके बारे में अब जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा मिस्र बिंदुओं द्वारा जो काल विभाजन किया गया उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें अब हम और देख लेते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मिस्र बंधुओं द्वारा जो काल विभाजन दिया गया था हमने कल पढ़ा था और इसमें जो काल विभाजन मिस्र बंधुओं ने दिया था प्यारे विद्यार्थियों, उसमें उन्होंने पहला जो काल दिया था आरंभिक काल दिया था, दूसरा काल था माध्यमिक काल, तीसरा अलंकृत काल, चौथा परिवर्तन काल और पांचवा वर्तमान काल। तो इस प्रकार से जो है मिस्र बंधुओं ने, जो कि श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी तीन जो भाई थे, और इन्होंने जो मिस्र बंधु विनोद नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। तो इसमें उन्होंने 5 भागों में काल गणना की है। हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में बांटा है। और इसके साथ साथ अब देखिए मिस्र बंधुओं ने जो आरंभिक काल है उसको भी 2 भाग किए हैं। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, मिस्र बंधुओं ने जो आरंभिक काल था उसको 2 भागों में क्या किया है, विभाजित किया है। तो 2 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से 2 भाग? एक है पूर्वारंभिक काल और दूसरा है उत्तरारंभिक काल। ठीक है, उत्तरारंभिक काल, पूर्वारंभिक काल। तो इनका जो समय है पूर्व आरंभिक काल का, ये आरंभिक काल जो सबसे पहला काल इन्होंने दिया था आरंभिक काल, और आरंभिक काल को भी उन्होंने कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया था। तो आरंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया था। तो इसमें 700 विक्रमी से लेकर 1343 विक्रमी तक का जो समय था वो था पूर्व आरंभिक काल। फिर 1344 विक्रम संवत से लेकर के 1444 विक्रम संवत तक जो प्यारे विद्यार्थियों ये जो समय था वो उत्तर आरंभिक काल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मिस्र बंधुओं ने जो पहला आरंभिक काल नाम दिया था, आरंभिक काल की जो गणना की थी, आरंभिक काल का जो विभाजन किया तो उसको भी उन्होंने 2 भागों में बांटा, पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। 700 विक्रमी से 1343 विक्रमी तक और उत्तरारंभिक काल 1344 विक्रमी से 1444 विक्रमी तक था। इसी प्रकार से उन्होंने माध्यमिक काल को भी 2 भागों में बांट दिया, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। तो ये थोड़ा सा इन्होंने वर्ग के अंतर्गत और वर्ग भी कर दिए। ठीक है, वर्ग को भी और वर्गों में बांट दिया, तो थोड़ा लंबा हो गया इनका ये वर्गीकरण। ठीक है, इस तरह से। और देखिए मुख्य बात, इस तरह से उन्होंने किन्होंने? मिस्र बंधुओं ने, जिन्होंने मिस्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ लिखा था, मिस्र बंधु विनोद। और ये 3 भाई थे, ये हमने कल पढ़ाई था। कौन कौन से थे? गणेश बिहारी मिस्र और श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ठीक है, तो 3 ये भाई थे और इन्होंने 4 भागों में ये हिंदी साहित्य का इतिहास, इनका मिस्र बंधु जो विनोद है वो 4 भागों में प्रकाशित हुआ। पहले जो 3 भाग थे वो 1913 में प्रकाशित हुए, बाद के 1934 के लगभग है वो प्रकाशित हुए थे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, पहला भाग है वो इस प्रकार से इन्होंने जो प्रकाशित करवाया 2 भागों में, 4 भाग हो गए इनके।
4 भागों को 3 भाग एक और चौथा भाग एक अलग है। तो इस प्रकार से इन्होंने ये इस तरह से इन्होंने मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल को भी क्या किया, पूर्व माध्यमिक काल को सम्मिलित रूप में आदि प्रकरण कहा। यानी मिस्र बंधुओं ने जो आरंभिक काल और जो पूर्व माध्यमिक काल था, इसको दोनों को आरंभिक काल और पूर्व माध्यमिक काल का दोनों को मिला करके इनको सम्मिलित रूप में प्यारे विद्यार्थियों आदि प्रकरण कहा। और इस कालखंड में इन्होंने देखो कवियों की गणना की है, तो इन्होंने मुख्य जो कवि थे उन कवियों को देखिए इस प्रकार से बांटा इन्होंने। अज्ञात कवि जो कि खुमाण राजसो संवत 890, ये इनके काल विभाजन के अंतर्गत जो इनकी जो पुस्तक है, ये ग्रंथ है मिस्र बंधु विनोद, तो इन्होंने इन कवियों को समेटा, इन कवियों को लिया। अज्ञात कवि, इनको उस समय पता नहीं था खुमाण राजसो के कवि कौन है, तो खुमाण राजसो संवत 890 इन्होंने समय दिया। नंद कवि, इनका नंद कवि का जो समय है वो संवत 1137 विक्रमी ये मानते हैं मिस्र जी। और मसऊद नाम के जो कवि है, इनका समय संवत 1180 विक्रमी मानते हैं। ये सब कवि है, ये जो मुख्य कवि हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कवि हैं, लगभग 5000 के करीबन इन्होंने कवियों को संग्रहित किया। तो इनमें ये मुख्य कवि है और इनका जो समय इन्होंने ये निर्धारित किया है, ये इन्होंने शोध में पाया। कुतुब अली जो संवत इनका 1180 विक्रमी है। साइदान चारण जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था संवत्सार, ये संवत 1191 ईस्वी का समय था। साइदान चारण इन्होंने ग्रंथ लिखा था संवत्सार और संवत 1191 विक्रमी इनका समय था। अक्रम पेज ने वर्तमान नाम से ग्रंथ लिखा, संवत 1205 से लेकर 1258 विक्रमी तक का इनका समय था। ये इन्होंने मिस्र बंधुओं ने इनके बारे में लिखा या इनके बारे में शोध किया कि अक्रम पेज नाम के कवि इन्होंने खोजा। वर्तमान नाम उनका ग्रंथ है, संवत 1205 से 1258 विक्रमी तक इनका समय माना जाता है। फिर देखिए 7वां चंद जिनको चंद बरदाई हम कहते हैं, चंद बरदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा। मिस्र बंधुओं ने इनका समय 1225 से लेकर संवत 1249 तक का समय माना है इस ग्रंथ को लिखने का। 1225 से लेकर 1249 के बीच में ये चंद बरदाई थे। और जगनीक जो है इन्होंने आला खंड इनके नाम से प्रसिद्ध है, आला खंड जगनीक का, ठीक है। इसके साथ केदार कवि है वो, जगनीक ने परमार रासो भी लिखा। केदार कवि है वो, इन्होंने अपने ग्रंथ में इनको स्थान दिया है केदार कवि। बारदर बेणा ये भी कवि है, संवत 1225 विक्रमी का समय इनका बारदर बेणा का। अगला है जल्लण है वो चंद बरदाई के ही पुत्र माने जाते हैं और इन्होंने इनके बारे में भी लिखा है, इनके पदों को बारे में भी लिखा है। अगले कवि है भूपति भागवत, ये 10म स्कंद भाषा, भूपति भागवत की 10म स्कंद भाषा, ये संवत 1344 विक्रमी तक समय इसका निर्धारित किया जाता है। अगला देखिए नरपति नाल है जिन्होंने बिसलदेव रासो नामक ग्रंथ लिखा और नरपति नाल का बिसलदेव रासो संवत 1354 विक्रमी मानते हैं मिस्र बंधु जी। अगला इन्होंने कवियों का संग्रह किया है नल्ल सिंह ने जो है विजयपाल रासो नामक ग्रंथ लिखा और इनका समय ये निर्धारित करते हैं संवत 1355 विक्रमी। सारंगधर नामक कवि है, इन्होंने हमीर रासो नामक काव्य लिखा, हमीर रासो काव्य रासो, तो इनका समय इन्होंने 1357 विक्रमी रखा है। इसके साथ उन्होंने अमीर खुसरो को भी लिखा है, नाम अमीर खुसरो को भी संग्रहित किया है। मुल्ला दाऊद जिनकी प्रसिद्ध रचना है चांदाइन, ये सूफी कवि हैं। मुल्ला दाऊद जिनकी रचना है इन्होंने लिखा है नूरक चंदा की प्रेम कहानी, 1385 विक्रमी में ये समय इसका निर्धारित करते हैं। और इसके बाद में अगला है गोरखनाथ जो कि नाथ पंथ के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। इनके लगभग 40 ग्रंथ है वो इन्होंने संकलित किए हैं। संवत 1407 विक्रमी का ये समय मानते हैं। तो इस प्रकार से कुछ कवियों की गणना इस कालखंड में इन्होंने की है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम अब और देखते हैं, तो ठीक प्रकार से इसकी मिस्र बंधुओं के काल विभाजन के बारे में आप ठीक प्रकार से पढ़ें। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं आगे
मिस्र बंधुओं के काल विभाजन की जो समीक्षा है वो हम देख लेते हैं। अब मिस्र बंधुओं का जो काल विभाजन है प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय के काल विभाजन से अधिक क्या है, प्रौढ़ है और व्यापक है। ये तो होगा ही, क्योंकि जो सबसे पहले प्रयास किया गया था गारसा दत्तासी, उससे भी बेहतर शिव सिंह सेंगर जी ने प्रयास किया, तो उससे और ज़्यादा बेहतर है वो जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने किया। और जॉर्ज ग्रियर्सन जी से भी ज़्यादा व्यापक और प्रौढ़ है वो मिस्र बंधुओं ने किया। तो पहली समीक्षा के रूप में हम ले रहे हैं कि मिस्र बंधुओं का जो काल विभाजन था उसमें जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय के काल विभाजन से अधिक वो प्रौढ़ और व्यापक है, परंतु उन्होंने प्रत्येक काल के अनेक उपभेद किए हैं। मिस्र बंधुओं ने क्या, यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि उन्होंने भेदों के भी और उपभेद कर दिए, वर्गीकरण का और वर्गीकरण कर दिया। तो इसके कारण क्या हुआ कि इससे जो है बहुत अधिक उपभेद होने के कारण पाठक के मन और मस्तिष्क दोनों चक्कर में पड़ गए, अर्थात भ्रमित हो गए। बहुत सारे वर्गीकरणों में फिर वर्गीकरण कर दिए, तो इससे थोड़ा पाठक जो पढ़ने वाला है उसको ठीक से समझ में नहीं आएगा, ठीक से उसको बोध नहीं हो पाएगा हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या हुआ कि हालांकि जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय जी का जो काल विभाजन दिया गया था जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने, उससे अधिक अच्छा था ये मिस्र बंधुओं का दिया हुआ जो काल विभाजन था, अधिक प्रौढ़ था, व्यापक था। परंतु कमी क्या थी कि इसमें प्रत्येक काल के अनेक उपभेद कर दिए थे, और भेद अधिक होने के कारण प्यारे विद्यार्थियों क्या हुआ कि पाठक के मन और मस्तिष्क में चक्कर पड़ सकता है, भ्रमित हो सकता है, बहुत ज़्यादा वर्ग हो गए। अब जैसे चंद पूर्व की हिंदी ये बांट दिया कालखंड में, उत्तर आरंभिक हिंदी, अष्टछाप, शोर काल, तुलसीदास तथा तुलसी काल की हिंदी, पूर्व तुलसी काल, अंतिम तुलसी काल। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा वर्गों में उन्होंने बांट दिया। तो इस वजह से कुछ ज़्यादा लंबा इनका वर्गीकरण हो गया, तो वो थोड़ा सा पाठक के मन में जो है शंका पैदा करता है या भ्रमित कर सकता है। तो ये एक समीक्षा के रूप में हम कह सकते हैं कमी थी, असंगति थी। मिस्र बंधुओं ने जो नामकरण किया, दूसरा देखिए, मिस्र बंधुओं ने जो नामकरण किया है उसमें युगीन प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा, यानी उस समय की, उस काल की, जिस काल का उन्होंने निर्धारण किया, जो भी काल इन्होंने 5 भागों में बांटे हैं, तो उस काल की युगीन जो प्रवृत्तियां थी, विशेषताएं थी, उनको उन्होंने ध्यान में नहीं रखा। तो ये कमी थी, ठीक है। और इन्होंने जो नामकरण करने में एक सी पद्धति का भी जो प्रयोग है वो नहीं किया था, नामकरण करने में एक सी पद्धति नहीं अपनाई थी, जो निश्चय ही नामकरण विषय के दोष है, क्योंकि उन्होंने नामकरण के विषय में जो एक निश्चित पद्धति या स्वरूप है वो नहीं अपनाया, नामकरण में एक सी पद्धति का प्रयोग उन्होंने नहीं किया। तो इसके कारण यहाँ पर नामकरण विषय के दोष है वो माना जाता है। तो इस प्रकार से मिस्र बंधुओं ने जो नामकरण जो दिया था उसका प्यारे विद्यार्थियों इसमें थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा गया, तो नामकरण में एक सी पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। कैसे कि जैसे अगर युगीन प्रवृत्तियों की बात करें कि उन्होंने इस युगीन प्रवृत्तियों का ध्यान नहीं दिया गया, और जैसे अलंकृत काल उन्होंने नामकरण जरूर दिया था, तो साहित्य की जो आंतरिक प्रवृत्तियां थी उस प्रवृत्ति के आधार पर दिया गया था। लेकिन आगे के जो विभिन्न इतिहास जो लेखक थे या विद्वान थे, इन्होंने क्या किया प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के इतिहास के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहने के पक्ष में है, लेकिन वहाँ भी उस काल की प्रमुख प्रवृत्ति रीति ही रही है। यदि इसे मान भी लिया जाए तो अन्य नामकरणों में युगीन प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा गया, अपितु दूसरे नामकरण उस काल के साहित्य के विकास के सूचक है। अस्तु उन्होंने नामकरण करने की एक सी पद्धति नहीं अपनाई, और जो निश्चय ही नामकरण विषय का क्या है, इसको हम दोष कह सकते हैं, नामकरण विषय का इसको हम दोष कह सकते हैं। तो इस प्रकार से नामकरण विषय में इन्होंने क्या किया, एक सी पद्धति नहीं अपनाई थी और युगीन प्रवृत्तियों का ध्यान नहीं रखा गया था। अगली देखिए, अगली इसमें विशेषता ये है, विशेषता क्या, इसकी समीक्षा देखिए कि मिस्र बंधुओं के इस वर्गीकरण में तथ्य विषयक भी कई असंगतियां विद्यमान है। क्या अभाव था, क्या कमी थी कि मिस्र बंधुओं के इस वर्गीकरण में तथ्य विषयक जो असंगतियां विद्यमान थी, मौजूद थी, और इस वजह से
थोड़ा सा ये इनका जो दिया गया इतिहास वर्गीकरण काल विभाजन है वो थोड़ा सा जो है समझ में कम आता है, बोध उसको कम कर सकते हैं। उन्होंने देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन के समान अपभ्रंश काल को आरंभिक काल के साथ जोड़ दिया। जैसा कि जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने भी अपभ्रंश काल को आरंभिक काल के साथ ही जोड़ दिया, तो इन्होंने भी आरंभिक काल के साथ अपभ्रंश को जोड़ दिया। अपभ्रंश का जो समय था वो आरंभिक काल में ही इन्होंने दे दिया। जबकि अपभ्रंश साहित्य एक स्वतंत्र और संपन्न भाषा है, जबकि आगे के जो जिन्होंने इतिहास के विशेषज्ञ जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य जिन्होंने किया, तो इन्होंने अपभ्रंश को जो है अपनी एक स्वतंत्र संपन्न भाषा के रूप में अपभ्रंश साहित्य को रखा। जबकि इन्होंने क्या किया, जॉर्ज ग्रियर्सन के समान ही मिस्र बंधुओं ने भी अपभ्रंश काल को आरंभिक काल के साथ ही जोड़ दिया। तो ये थोड़ी सी कमी रह गई यहाँ पर। जबकि अपभ्रंश साहित्य अपने आप में स्वतंत्र है, संपन्न भाषा का साहित्य है। अपभ्रंश अपने आप में भाषा है, तो अपना विशेष साहित्य रचना उसमें हुई है अपभ्रंश भाषा में। तो इसी प्रकार से माध्यमिक काल को भी उन्होंने 2 भागों में बांट दिया, और 2 भागों में बांटकर साहित्य की ठीक प्रकार से अवस्था का निर्धारण है वो नहीं कर सके। तो ये भी एक थोड़ी कमी थी। माध्यमिक जो उन्होंने काल था उसको 2 भागों में बांट दिया, जिससे साहित्य की जो निर्धारित अवस्थाएं थी वो नहीं पता चली। जैसे प्यारे विद्यार्थी इसमें बताया गया है कि जैसे इसमें एक साथ क्या हुआ, जो अपभ्रंश भाषा थी इसमें 200 वर्षों के बाद में माध्यमिक काल था उसको 2 भागों में विभाजित करने से ये व्यक्त हो गया, ये पता चलता है कि इसमें 100 वर्ष के अंतर में ही साहित्य प्रौढ़ हो गया। यानी माध्यमिक काल को 2 भागों में बांटा तो इस 100 वर्ष के अंतर में ही साहित्य है वो प्रौढ़ हो गया। जैसे जबकि जो प्रथम काल विभाजन इन्होंने माध्यमिक काल का किया था उसमें संवत 700 से लेकर के विक्रम संवत 1444 तक, अर्थात लगभग 800 वर्षों का जो समय था उसको एक ही प्रकार से उन्होंने रखा, एक कालखंड में रखा, यानी एक भाग में रखा। तो 800 वर्षों को तो उन्होंने एक काल में रख दिया, बाकी एक 100 वर्ष का जो समय था उसको अलग काल में कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि ऐसा लगता है कि जैसे साहित्य वो एक 100 सालों में ही प्रौढ़ हो गया, बाकी 800 सालों में तो वो एक जैसा पड़ा रहा और 100 सालों में वो ज़्यादा प्रौढ़ हो गया। तो ये यहाँ पर विसंगति है, तथ्य विषय की जो असंगति है वो देखने को मिलती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अगली बात देखिए, उनके आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक जो काल है, आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक जो काल है उनके नाम से हिंदी साहित्य के जिस काल को आज हम आदि काल कहते हैं, आज का जो समय, आज के समय जो हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ते हैं तो जिसको हम शुरुआत का जो आरंभिक हिंदी साहित्य का जो आरंभिक समय है, आरंभिक काल है, जो आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल है जिसको हम हिंदी साहित्य में आज के समय आदि काल कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों 4 ही काल में हम बांटते हैं, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, हिंदी साहित्य के इतिहास को। तो उस समय जो आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल थे तो हिंदी साहित्य में जिसको हम आदि काल कहते हैं तो उस काल के साहित्य का कोई बोध नहीं होता। यानी इस नाम से आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल से हमें उस काल के साहित्य का कोई बोध नहीं होता, पता नहीं चलता इस नाम से, उत्तर आरंभिक काल और आरंभिक काल से। जबकि आदि काल से हमें उस काल के साहित्य का पता चलता है, उनकी प्रवृत्तियों का पता चलता है। आगे के विद्वानों ने देखिए इस काल के लिए, यानी जो आरंभिक काल था या उत्तर आरंभिक काल था हिंदी साहित्य का जो शुरुआत प्रारंभ था, तो उसमें विद्वानों ने उसके लिए अलग अलग नाम दिए हैं। कईयों ने वीर गाथा काल नाम दिया है, कईयों ने चारण काल नाम दिया है, कई विद्वानों ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है, राहुल शंकरतेन जैसे विद्वानों ने तो सिद्ध सामंत काल नाम दिया, चारण काल नाम दिया, वीर गाथा काल नाम दिया, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया। किसको? जो हिंदी साहित्य का जो आरंभिक समय था, प्रारंभिक जो समय था, उत्तर आरंभिक समय था, उनको। तो इस प्रकार से इन्होंने जो आरंभिक काल है, उत्तर आरंभिक काल नाम दिया, तो इससे हिंदी साहित्य के का जो बोध है वो उस काल का साहित्य का बोध नहीं होता। उनसे इस काल के किसी अंश के प्रकार या प्रवृत्ति, यानी ये जो वीर गाथा काल, चारण काल या सिद्ध सामंत काल है, ये जो नामकरण दिया गया आगे के विद्वानों ने, तो उससे प्यारे विद्यार्थियों इस काल के किसी एक अंश का, प्रकार का या प्रवृत्ति विशेष का साहित्य का हमें बोध होता है, पता चलता है। ये चारण काल का, चारणों का समय था, वीर गाथा काल में वीर साहित्य लिखा गया होगा,
या सिद्ध सामंता, सिद्धों और सामंतों का समय था। इस प्रकार से हमें पता चल सकता है उस समय की प्रवृत्ति का, प्रकार का, अंश का। लेकिन इससे आरंभिक और उत्तरारंभिक काल में हमें किसी प्रवृत्ति का पता नहीं चलता है। तो अतः नामकरण की असंगति भी स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है मिस्र बंधुओं के इतिहास में। तो ये नामकरण संबंधी प्यारे विद्यार्थियों असंगति दिखाई देती है, ये समीक्षा हम कर सकते हैं। मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल के बाद में 35 वर्ष की अवधि में परिवर्तन काल को नाम दिया। यानी मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल नाम दिया, हालांकि ये नाम आगे के कई विद्वानों ने इस नाम को लिया है, सार्थक माना है। तो मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल के बाद में 35 वर्ष की अवधि यानी परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रमी दी है। इसे इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि यह परिवर्तन काल, जिसे हम संक्रांति काल कह सकते हैं, वह अलंकृत काल के पश्चात ही क्यों रखा गया। ये प्रश्न उठाते हैं विद्वान कि अगर इसको परिवर्तन काल नाम दिया गया या जिसको हम आज के समय संक्रांति काल हम कह सकते हैं, तो वह अलंकृत काल के पश्चात ही क्यों दिया गया, आरंभिक काल या फिर माध्यमिक काल के साथ क्यों नहीं रखा गया। इसलिए विद्वान है इसको अनावश्यक या अव्यवहारिक मानते हैं। ये समीक्षा कई विद्वान करते हैं कि भाई अगर मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल नाम दिया, इस अपने काल विभाजन में अलंकृत काल नाम भी दिया, तो उसके 35 वर्ष की अवधि के बाद में उसको परिवर्तन काल नाम दे दिया आगे के काल को, जो कि 1890 से 1925 विक्रमी का समय है। तो इससे प्यारे विद्यार्थियों इस बात का उन्होंने ध्यान नहीं रखा गया कि यह जो परिवर्तन काल है, जिसको हम संक्रांति काल कह सकते हैं, और संक्रांति काल तो हर युग की समाप्ति के बाद में संक्रांति काल तो आता ही है, एक युग की समाप्ति और दूसरे युग का आरंभ, और उसके बीच का जो समय होता है उसको हम संक्रांति काल हम कहते हैं। तो वह स्वाभाविक रूप से संक्रांति काल तो आता ही है। वह अलंकृत काल के पश्चात ही क्यों रखा गया, विद्वानों ने यह प्रश्न खड़ा किया कि अलंकृत काल के पश्चात ही क्यों किया गया, आरंभिक काल और माध्यमिक काल के साथ क्यों नहीं किया गया। तो इस प्रकार से इसकी समीक्षा के रूप में हम कह सकते हैं कि अनावश्यक और ये अव्यवहारिक रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि ये मिस्र बंधुओं के द्वारा काल विभाजन की जो समीक्षा है वो आपको समझ में आ गई होगी, और ये मिस्र बंधुओं का काल विभाजन और उसकी समीक्षा, ये दोनों जो है बिंदु आपको आज हमने पढ़े हैं, ठीक से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही प्यारे विद्यार्थियों, इसको ठीक प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट खींचना चाहो तो खींच लीजिए। और ठीक है, तो ये मिस्र बंधुओं के विभाजन की समीक्षा है, 4-5 समीक्षा है इसमें। इस प्रकार से अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से, अलग अलग बातों के माध्यम से मिस्र बंधुओं के द्वारा जो इतिहास लिखा गया उसमें जो कमियां थी, अभाव था, वो इन्होंने उजागर किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। इसी प्रश्न के जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो मत है उनकी समीक्षा है वो भी करनी है, राम कुमार वर्मा जी को भी पढ़ना है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और इसको ठीक प्रकार से पढ़ें, समझें, नोट्स बनाएं और इसको याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।